हाँ जी, तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कर्वक पाठ के बारे में। और कर्वक पाठ को आज हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, यानी इस चैप्टर को आज इस एक वीडियो में पूरे अच्छे से हिंदी अर्थ आपको बताते हुए चलेंगे। साथ ही साथ लेखक परिचय के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यानी आपको कर्वक पाठ पे सिर्फ यही एक वीडियो देखने की जरूरत है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, हिंदी का सब्जेक्ट है आपका, तो पदखंड का पहला चैप्टर है कर्वक। और आइए पहला चैप्टर से अपनी शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लोग को पसंद आई अगर ये क्लास, तो आप सभी लोग लाइक कर लेना और नीचे कमेंट करके बताना आप सभी लोग इस चैप्टर का कितना इंतजार कर रहे थे और ये चैप्टर लास्ट में बताना कि कैसा लगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं गद्यखंड के, वो सारे चैप्टर्स हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आज से हम लोग पदखंड की जर्नी को शुरू कर रहे हैं और पहला पार्ट जो है कर्वक, और इससे शुरुआत करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लेखक से संबंधित आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज वो भी क्लियर होगा। साथ ही साथ सारे दोहा का एक एक मतलब आपको बताते हुए चलेंगे, एक एक लाइन का हिंदी अर्थ आपको बताते हुए चलेंगे, और सबसे आसान भाषा में, है ना। तो आ जाओ, बस दिल खोल के अच्छे से मस्त पढ़ाई करो और मोबाइल थोड़ा फुल स्क्रीन में कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, फुल स्क्रीन हो गया, पक्का नहीं हुआ ना? जल्दी फटाफट जल्दी से फुल स्क्रीन करिए और आ जाइए मस्त पढ़ने में, ठीक है। प्रॉपर बैठिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। कर्वक पाठ, है ना। कर्वक पाठ के बारे में बात करें, है ना, कर्वक पाठ को कौन लिखे हैं, तो सबसे पहला सवाल आती है कर्वक पाठ के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, है ना। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी, आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये जायस जी है, जायसी जी, ठीक है। तो ये जायसी जी ने कर्वक पाठ को लिखे हैं। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ, अनुमानता है 1492 में। अब देखो ये अनुमानता क्यों दिया हुआ, 1492, अभी कौन सा चल रहा है भाई, इधर हम लोग 2024, 25, 26 में चल रहे हैं। और सोचो यहाँ पे 1992, यहाँ पे 1492 का बात हो रहा है ना, 1492, सोच सकते हो कितना 100 साल पहले, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उस समय बहुत चीज़ें स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल था, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं अनुमानता, बहुत लोगों को क्लियर नहीं पता है कि एक्यूरेट उसी दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अनुमानता 1492 में इनका जन्म हुआ था और निधन भी 1548 में शायद से हुआ होगा, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी सारा डॉक्यूमेंट, जितना भी सारा चीज़ें अभी तक प्रूफ मिली है, उसके अनुसार इनका जन्म 1492 में और निधन 1548 में हुआ है, ठीक है। अभी बात करें इनका निवास स्थान, ये कहाँ के रहने वाले थे जायसी जी। हम लोग को भी सच में ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भाई जायसी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोचो ना अपना पूरा इंडिया में वो किधर से रह रहे होंगे, है ना। तो वो रह रहे थे जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में अमेठी जगह है, आप लोग जानते होंगे। वहीं पे जायस एक ग्राम है, उस जगह से ये बिलोंग करते थे, वहीं से ये थे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। अब अगर बात करें इनके पिताजी कौन थे, तो मलिक शेख ममरेज, है ना। मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी हैं और इनको ना बहुत लोग अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं, जैसे मलिक राजे अशरफ, है ना। मलिक राजे अशरफ करके भी पुकारते थे, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे तो आप लोग टिक कर लोगे। इनके पिताजी का नाम ये हुआ, है ना। और ये कहाँ के निवासी थे, निवास स्थान इनका था जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनके गुरुजी का नाम क्या था, इनके गुरुजी का नाम जो था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, है ना। सूफी संत शेख मोहिदी, है ना। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरुजी का नाम था, ठीक है। अगर पूछा जाए वृत्ति, मतलब ये अपने जीवन में क्या क्या किए, जीवन काल के दौरान ये अपना क्या क्या किए, तो उसके बारे में बात करें तो देखो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी की, मतलब एक तरीके से देखो ये जायस में रहते थे, अमेठी में एक जगह गांव है, वहां पे एक तरीके से रहते हुए एक किसानी किए, है ना, खेती पथारी किए। उसके साथ में बाद में शेष जीवन फकीरी में, मतलब एक तरीके से फकीरी में यानी भिक्षा मांग मांग के खाने में अपना पूरा जीवन लगाए। बचपन में ही अनाथ थे, है ना, बचपन में ही ये अनाथ थे, मतलब इनके माता पिताजी नहीं थे। साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता इनका, है ना। मतलब सबसे पहले बात करें बचपन से ही जो है अनाथ थे, साधुओं और फकीरों के साथ इनका पूरा जीवन इसी फकीरी में बीता। और शुरुआत में अगर बात करेंगे एक तरीके से गांव में ये किसानी की और बाद में पूरा जीवन फकीरी के साथ बिताए, ठीक है। उसके बाद बात करें इनके व्यक्तित्व तो कैसे थे, मतलब होता है ना एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अगर मेरा स्वभाव की बात करोगे, है ना, अगर इन कभी के स्वभाव की बात करोगे तो वो कैसा है, चलो देखो जानते हैं भाई। मेरा स्वभाव का बात छोड़ दो थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले जायसी जी के स्वभाव के बारे में बात करते हैं, जो आपके लिए जरूरी है।
है ना। इनका व्यक्तित्व है, आप थोड़ा सा समय दोगे ना तो हम यकीन दिलाते हैं, थोड़ा सा हम समय ज़्यादा लेंगे, लेकिन आप यकीन रखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, है ना। आपको कुछ भी बोर नहीं लगेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, सच में। ठीक है, व्यक्तित्व की बात करोगे ये कैसे स्वभाव के थे, तो देखो ये चेचक के कारण रूपहीन थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे। चेचक हो जाता है ना वो तो बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, फेस वगैरह पे वो दाग धब्बे ऐसा रह जाता था, और चेचक के कारण इनका जो है ना रूपहीन थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थे, बहुत क्रूप बोल सकते हैं, है ना, अच्छे नहीं दिखते थे। बाईं आंख और कान से ये वंचित थे, बाईं आंख और कान से भी ये वंचित थे, बायां आंख नहीं था और बायां कान नहीं था। ठीक है, उसके बाद में बात करें, ये मृदुभाषी थे, मतलब बहुत ही मीठी बोली बोलते थे, बहुत ही प्यारा सा बोली, है ना। उसके बाद में मनस्वी थे ये, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे ये। ठीक है, उसके साथ में स्वभावतः ये संत थे, है ना, स्वभाव से अगर बोला जाए तो ये एक संत थे। ठीक है, फकीरी के साथ अपना जीवन यापन किए। आगे देखते हैं, इनकी कृतियों के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। ठीक है, कृतियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये कौन कौन सी रचनाओं को मतलब लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रचनाओं में अगर बात करोगे, है ना, तो वो कौन सा है, कृतियां इनकी जो है वो है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। ठीक है, तो पद्मावत से ही याद रखना करवक लिया गया है। करवक जो है पद्मावत का मात्र एक अंश है, पद्मावत बहुत बड़ा एक ग्रंथ है और उसमें से एक करवक पाठ लिया गया है ना। और अखरावट इनकी एक रचना है। ठीक है, आखिरी कलाम इनका रचना है। ठीक है, चित्ररेखा इनका रचना है, कहरानामा इनका रचना है। ठीक है, और मसला या फिर बोल सकते हैं मसलानामा इनकी रचना है। ठीक है, जो कि खंडित प्रति प्राप्त हुआ है। मसलानामा का बोल सकते हैं कि बहुत ही कम पाठ प्राप्त हुआ है, मतलब पूरा इनकी जो रचना थी वो नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि 1400 सोच सकते हो 92 वगैरह में इनका जन्म हुआ और उस समय ऑलमोस्ट ये रचना किए, तो सोच सकते हो 1500 ईस्वी वगैरह में अगर बात करोगे तो चीज़ों को स्टोर करके रखना उतना दिन से आज तक बहुत मुश्किल हुआ होगा, है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी खंडित रूप में प्राप्ति हुई है, तो मतलब कुछ पार्ट उसका मिला है। ठीक है, तो बोल सकते हैं मसलानामा भी इन्हीं का है। उसके बाद बात करोगे, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो है जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। पूछा जाएगा कौन से शाखा का, तो प्रेम मार्गी शाखा के। कौन से धारा के, तो निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रख लोगे, हम आपसे इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप रख लोगे। ठीक है, प्रेम के पीर के कवि के रूप में व्याख्यात हैं। ठीक है, घनानंद जी भी जाने जाते हैं और ये भी प्रेम के पीर के कवि के रूप में ये व्याख्यात हैं। कौन अपने पास, कौन, बिल्कुल करवक पाठ के रचयिता जो है अपने पास मलिक मोहम्मद जायसी जी। शॉर्ट में हर जगह आपको जायसी भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो जायसी रहे चाहे मलिक मोहम्मद जायसी रहे, बात बराबर है। ठीक है, तो लेखक के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानकारी ले लिए। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो है लेखक के पूरी जीवनी क्या थी, है ना, ये कैसे कैसे अपना किसानी किए, फकीरी किए, उसके साथ में लेखन वगैरह किए, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग जाने हैं। अब हम लोग की बारी आती है कि भाई साहब हम लोग चैप्टर को समझे, है ना, हम लोग अब चैप्टर को समझना शुरू करें, अब उसकी बारी आती है। तो चलो जी शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर आपको बताएं कि करवक पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। सबसे पहला भाग की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी क्लास में, इसी वीडियो में हम लोग दूसरा भाग भी बात करेंगे, यानी पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। तो पहला भाग के पहला पंक्ति से शुरुआत करते हैं और इसका अर्थ भी आपको बताते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि पंक्ति दे देगा आपके एग्जाम में, बोलेगा इसका जो है भावार्थ लिखे, है ना, या बोलेगा 100 प्रसंग व्याख्या करें, है ना। तो उस समय आप कैसे करोगे, तो उस समय वो भी आपको बतलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें, है ना, सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे पहला पंक्ति है, क्या है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी, है ना। तो इसका मतलब क्या आती है, आप लोग टेंशन मत लो, समझाना मेरा काम है। ठीक है, आ जाओ। एक नैन मतलब एक आंख, एक नैन का मतलब क्या चीज, एक आंख। कवि मतलब कवि, है ना, कवि जो है नॉर्मली आप कवि जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो यहाँ पे मोहम्मद किसका नाम है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ये कवि हैं। ठीक है, एक नैन के हैं, ठीक है, गुणी है फिर भी गुणवान है, एक आंख के हैं लेकिन फिर भी ये गुणवान है। सोई विमोहा मतलब सोई मतलब वही, जो भी सुना वही, है ना। विमोहा मतलब एक तरीके से मोहित हो जाना। जय मतलब जो भी, है ना, कवि सुनी यानी कवि का बात सुना जो भी, वो एक तरीके से कवि के लिए मोहित हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, देखो आपको सारा शब्द का अर्थ आपको सबसे पहले बता दिए, है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। एक नैन के होते भी हुए भी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान है, गुनी है यानी गुणवान है ना। सोई बिमोहा
जय कवि सुनी, है ना। जो भी कवि को सुना है ना, जो भी कवि की इस कविताओं को सुना है वो मोहित हो गया है ना। अब देखो इसको बोला जाएगा एग्जाम में कि इसके भावार्थ लिखिए, 100 प्रश्न व्याख्या करें, तो कैसे करोगे? ऐसे आपको लिखना होगा कि सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है और उसके बाद इसका अर्थ आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, कुछ इस प्रकार आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है ना। चूंकि आप करवक पाठ ही कहाँ से लिया गया, पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। आप या तो लिख सकते हैं करवक का अंश है या फिर लिख सकते हैं पद्मावत का अंश है, ठीक है, बात बराबर है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, ठीक है, और कौन इसको लिखेंगे ये लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। अब उसके बाद इसका अर्थ आपको लिखना है, जिसमें कवि कहते हैं कि, है ना, ये लिख दिए। अब इसका अर्थ चलो लिखते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आंख के होते हुए भी कवि गुणवान है। एक नैन के होते हुए भी जायसी जी गुनी हैं, यानी गुणवान है। सोई विमोहा जय कवि सुनी, जो भी कवि को सुना है वो एक तरीके से मोहित हो गया है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है, यानी उसकी कविता को सुनता है, वो मोहित हो जाता है ना। यानी जो भी जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविताओं को सुनता है वो कवि के लिए मोहित बहुत हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे पहली पंक्ति हो गई। आ जाओ दूसरी पंक्ति पे चलते हैं, है ना। दूसरा दोहा हम लोग यहाँ पे आज ये देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये भी पंक्ति है, बहुत ही प्यारा सा। देखो क्या बोला जा रहा है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीनी कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, उवा सुख असनक्तन माहा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, है ना। सबसे पहले इसका अर्थ समझो। चांद जैस, है ना, चांद के जैसा, जग विधि अवतारा, जग में जो है विधि यानी भगवान ने इनको अवतार दिया है, जन्म दिया है ना, चांद के जैसा। ठीक है, कि जिस प्रकार से चांद में दाग है, दीनी कलंक, है ना, दिया क्या चीज, कलंक यानी दाग दिया, किन्हीं उजाला, फिर भी उजाला कर रहा है। जैसे चांद में दाग है फिर भी वो उजाला करता है। जग सूझा एक ही नैना, यानी ये पूरा जग जो है सूझा यानी दिखा जो है एक नैन से, एक ही नैना। ठीक है, एक नैन से पूरा ये जग देखा। उबा सुख असनक्तन महा, और एक तरीके से जिस प्रकार से उबा सुख, है ना, उगा हुआ जो शुक्र होता है ना, तारा जो है शुक्र, है ना, शुक्र यहाँ पे बोला गया है तारा। सारे नक्षत्रों में अगर बात करोगे तो शुक्र तारा बहुत ही ज्यादा एक तरीके से रोशनी देती है। ठीक है, असनक्तन महा, सबसे अलग जो प्रतीत होती है, बीच में जो उदित रहती है। ठीक है, वही बोला गया है। ठीक है, अगर शब्द भी देखोगे तो यहाँ पे हम आपके लिए शब्द भी लिख के लाए हैं। ठीक है, जैसे देखो है ना, गुनी मतलब गुणवान, सोई मतलब वही, जई मतलब जिसने, जईस मतलब चांद जईस जग विधि अवतारा, चांद के जैसा, है ना, जग मतलब संसार, विधि अवतारा, है ना, तो विधि का मतलब ईश्वर यानी विधाता, अवतारा मतलब एक तरीके से अवतरण दिया यानी जन्म दिया, है ना। दीनी कलंक किन्हीं उजियारा, है ना, दीनी मतलब दिया, जग सूझा एक ही नैना, है ना, देखा, है ना, सूझा मतलब देखा। उबा सुख असनक्तन महा, उबा का मतलब उदित होना, सुख मतलब शुक्र यानी शुक्र नाम का तारा जो है, नक्तन महा का मतलब होता है नक्षत्रों के मध्य। ठीक है, तो देख रहे हो कितना आसान है ये सब चीजें, क्यों इस सब चीजों से डरते थे, बताओ कितना आसान सी चीजें हैं। आ जाओ देखो इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, है ना। चांद जईस जग विधि अवतारा, है ना। अब सबसे पहले लिखेंगे कैसे एग्जाम में। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं, है ना। अब इसका अर्थ लिखेंगे। चांद जैस जग विधि अवतारा, ईश्वर ने उन्हें चांद के जैसा इस धरती पे उतारा है, ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। दीनी कलंक किन्हीं उजारा, लेकिन चांद के जैसा ही दाग है, लेकिन चंद्रमा में कमी है, वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि में भी वैसे ही कवि में भी कमी है ना। जग सूझा एक ही नैना, फिर भी कवि जो है चंद्रमा की तरह अपने काव्य के प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र, उबा सुख असनक्तन महा, उबा सुख, है ना, शुक्र जो है उगा हुआ है, असनक्तन महा, आकाश में अकेला जो उदित होता है। ठीक है, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से ही इस दुनिया को भली भांति समझा है। जग सूझा एक ही नैना, है ना, कवि ने भी एक आंख से ही इस दुनिया को भली भांति समझा है। ठीक है, तो यानी बोला गया चांद के जैसा उनको इस धरती पे उतारा है, जैसे चंद्रमा को कलंकित है, चंद्रमा पे कलंक है, जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग है, उसी प्रकार से कवि में भी एक तरीके से कमी है, उनके आंख से, वो आंख और कान की कमी है। ठीक है, जग सूझा एक ही नैना, एक आंख से वो पूरा जग को एक तरीके से देखे। उबा सुख असनक्तन महा, जिस प्रकार से एक तरीके से एक शुक्र तारा जो होता है वो एक तरीके सारे नक्षत्रों के बीच उदित होता है, प्रकाशित होता है, उस प्रकार से। ठीक है,
चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला पंक्ति पे चलते हैं। अगला यहाँ पे पंक्ति बहुत ही प्यारा सा है। क्या है देखो, बहुत आसान है, सिंपल से देखिए। जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। सही बात है ना। अभी आम का मौसम भी है। देखो जो लही है ना, जब तक है ना, अम्ब ही मतलब अम्ब ही आम में डाव नहीं होता है, यानी मंजरी नहीं देता है। जब तक आम में मंजरी नहीं देता है, डाव नहीं देता है, तो लही तब तक सुगंध बसाई ना सोई, तब तक उसमें सुगंध बसाता नहीं है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। जब तक आम में मंजरी नहीं देता है ना, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक है, जब आम के पेड़ में देखोगे मंजरी देगा ना, तो वो बहुत ही सुगंधित होता है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, देखो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ठीक है, जब तक आम में नुकीली डाब यानी मंजरी नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। देखो कितना छोटा सा लाइन है और कितना आसान इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये सब आएगा और आप एग्जाम में सोचो भाई इतना अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, है ना। आ जाओ अगला पंक्ति को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा पंक्ति है और सही बात है। ठीक है, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भऊ असुर अपारा, है ना। मतलब यहाँ पे समझिए किन्हीं समुद्र है ना, जिस प्रकार से समुद्र को पानी जो है खारा है ना, नमकीन पानी है। समुद्र की पानी जिस प्रकार से नमकीन है ना, इसलिए तो अति है ना, इसलिए अति भऊ असुज अपारा, इसलिए वो हुआ है, भऊ मतलब हुआ है, असुज अपारा वो बहुत ही ज्यादा विशाल हो चुका है ना। क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन है, खारा है, इसलिए वो असुज अपारा है, उसलिए उतना अपार है, नहीं तो भाई खत्म हो जाता है ना। मानव क्या ना करता। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया। देखो सबसे पहले कैसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है ना, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए वह असुज और अपार है, इसलिए वो इतना विशाल है समुद्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति भी देखो बहुत प्यारा सा। ठीक है, ये देखो इसके बारे में आपको बताते हैं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा, है ना। यहाँ पे जो सुमेरु है ना, जब तक सुमेरु को है ना, सुमेरु पर्वत जो है त्रिशूल से उसको विनाश नहीं किया गया, जब तक त्रिशूल उस पर लगा नहीं, तब तक भा कंचन गिरी, तब तक वो कंचन मतलब गिरी यानी एक तरीके से सोने का आग आकाशा एक विशाल पहाड़ नहीं बना। ठीक है, जब तक उस पर त्रिशूल नहीं लगा तब तक वो एक तरीके से क्या नहीं हुआ, एक तरीके से पूरा सोना का नहीं हुआ। आपको पता होगा ये सुमेरु पर्वत जो है इसको बोला जाता है पूरा सोने का एक तरीके से सुमेरु पर्वत है। आपको अगर सुमेरु पर्वत के बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पे सिंपल सर्च करना सुमेरु पर्वत और आपको बहुत सारा जानकारी इसके बारे में मिल जाएगा। बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सुमेरु पर्वत को जब तक उसमें त्रिशूल नहीं लगा था तब तक वो सोने का नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। कंचन गिरी यानी कंचन का मतलब सोना होता है, तब तक वो कंचन गिरी नहीं हुआ, तब तक वो कंचन का पहाड़ नहीं बना। ठीक है, यानी वो सोने का पहाड़ नहीं बना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जो लही घड़ी कलंक ना परा, है ना, जो लही घड़ी कलंक ना परा, कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन करा, है ना। जो लही जब तक है ना, घड़ी में यानी घड़ा जो होता है ना, जिसमें एक तरीके से कोयला रखा जाता है और उसमें आग बनाया जाता है सोने वगैरह को पिघलाने के लिए, उस घड़ा को कहते हैं घड़ी, है ना। कलंक ना परा, है ना, कांच होई नहीं मतलब कलंक ना परा। यहाँ पे कलंक का मतलब एक तरीके से है कि जब तक उसमें कच्चा धातु नहीं पड़ता है, कांच होई नहीं कंचन करा। वो कांच जो है मतलब वो कच्चा धातु जो है वो कंचन नहीं होता है, वो सोना नहीं बनता है ना। देखोगे सोनार जो है ना आग बनाए रहता है वही घड़ी में, एक तरीके से घड़िया में बोल सकते हो, छोटा सा टोकरी में। ठीक है, और जब तक उसमें एक तरीके से पिघलाया नहीं जाता तब तक वो सोना नहीं बनता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी सोने गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं होता। कांच होई नहीं कंचन करा, तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं होता है ना। कंचन करा, कंचन का मतलब सोना होता है, तब तक वो कंचन नहीं होता है, सोना नहीं होता है। आगे देखो, पहला एक तरीके से कर्मक पाठ को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग का अंतिम यहाँ पे पंक्ति को समझते हैं, फिर दूसरा भाग अभी स्टार्ट करेंगे। एक नैन जस दर्पण और तही निर्बल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाओ, है ना। देखो बहुत ही प्यारा लाइन है। क्या बोला गया, एक नैन जस दर्पण, है ना, एक नैन
एक नैन यानी एक आंख जो है जस दर्पण आईना की तरह, दर्पण के समान है, आईना के समान है। उतना ही निर्मल भाव, और उतना ही निर्मल भाव यानी मन भी उतना ही स्वच्छ है, उतना ही एक तरीके से निर्मल है, स्वच्छ है, उतना ही पवित्र भाव भी है ना। सब रूपवंत, जितने बड़े बड़े, आप जानते होंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी उतने रूपवान नहीं है, वो कुरूप हैं, अच्छे नहीं दिखते, लेकिन फिर भी जितने भी रूपवंत लोग हैं, जितने भी सुंदर सुंदर लोग हैं, है ना, बहुत रूप पे घमंड करने वाले रूपवान लोग जो है ना, बहुत सुंदर सुंदर लोग जो हैं, गही मुख जो भी कही चाहो, और मुख की तरफ एकदम देखते रहते हैं, है ना। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि, है ना, वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं, देखा करते हैं। एक नैन जस दर्पण, एक आंख दर्पण के समान है ना। दर्पण में आप जो देखोगे ना वो मिलेगा, यानी समाज जो है वो सिंपल दिखता है इनको, है ना। जस दर्पण उतना ही निर्मल, उस पर भी एक तरीके से स्वच्छ भावना है इनके अंदर। जितने भी रूपवंत लोग हैं इनको, इनकी और देखते रहते हैं कि कुछ इनका भी गुण उसके अंदर में आ जाए, ठीक है। इसके लिए अब देखो, एक तरीके से करवक पाठ का हम पहला भाग आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। पहला भाग आप सभी लोग सीख गए हैं। अब चलो दूसरा भाग की हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो करवक का दूसरा भाग का पहला पंक्ति से हम लोग शुरुआत करते हैं, और आइए इसकी पहली पंक्ति को जानते हैं, वैसे ही समझेंगे। बस आप लोग मोबाइल फुल स्क्रीन करके रखो, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, इसमें बोला जा रहा है कि मलिक मोहम्मद कभी यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के ले गाड़ी प्रीति नैना जल भई, है ना। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कवि मोहम्मद, है ना, यानी ये कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, या जोरी सुनावा यानी ये कविता को सुनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो भी सुना, जो है ना, जो भी इसको सुना प्रेम का, है ना, प्रेम मतलब प्रेम, है ना, प्रेम का पीर मतलब एक तरीके से पीरा गा पावा, है ना, पीरा का अनुभव हुआ, प्रेम के पीरा का अनुभव हुआ, जो भी इनके कविता को सुना, है ना। जोरी लाई रकत के ले, है ना, जोरी लाई मतलब इसको लिखे हैं, रकत यानी रक्त से, है ना, खून से लिखे हैं। ये ले मतलब एक तरीके से गोंद बोल सकते हो, है ना, खून से, खून के गोंद से, खून यानी रक्त से इस कविता को लिखे हैं। गाड़ी प्रीति नैना जल भई, यानी एक तरीके से अपनी गाड़ी जो है आंसुओं से इसको भिगोया है, ठीक है। अब देखो, इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे इस प्रकार से कुछ, है ना। चलो जानते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, है ना। अब इसके बाद इसके बारे में, मोहम्मद कवि या जोरी सुनाबा, यानी ये कविता, ये मैंने मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है, और सुना जो प्रेम पीर गा पापा, और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम के पीरा का अनुभव हुआ है ना। जोरी लाई रकत के ले, यानी मैं इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है ना, लिखा है। गाढ़ी प्रीति नैना जल भई, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है ना। मतलब ये बोलते हैं इसको एक तरीके से रक्त के लेई से लिखे हैं और गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से भिगोया है, ठीक है, अपने इस कविता को। और जो भी इस कविता को सुना है उसको प्रेम पीर गा पावा, यानी प्रेम के पीरा का अनुभव हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, अगला पंक्ति देखो क्या बोला जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ओमन जानी कवित अस्कीना, मकु या रहे जगत मचीना, है ना। ओमन जानी कवित अस्कीना, मकु यह रहे जगत मचीना। कहाँ सो रतन सेन अब राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। कहाँ अलादीन सुल्तानू, कहाँ राघव जई किनु बखानू। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। क्या बोला जा रहा है इस पंक्ति के माध्यम से, बहुत ही प्यारा सा पंक्ति है, और सच में आप सब लोगों के लिए एक सीख भी है इस पंक्ति में, है ना। बोला जा रहा है ओमन जानी कविता अस्किना है, ओमन यानी अब जानबूझ के, है ना, कवित को, इस कविता को, अस्किना मतलब इस कविता को लिखे हैं ये कवि, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी जानबूझकर, है ना, जानते हुए इस कविता को लिखे हैं। मकु या रहे मतलब मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, जगत में चिन्हा, इस जगत में मेरी ये कविता रहेगी जिससे लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे याद करेंगे। कहाँ सो रतन सेन रव राजा, है ना, कहाँ है वो अब रतन सेन का राजा, है ना, रतन सेन रव राजा। कहाँ सुआ असबुद्धि उपराजा, और वो सुआ कहाँ है जो बहुत बुद्धिमान था, है ना। कहाँ औलादीन सुल्तानू, कहाँ
राघव जय चेतन की बखानू, कहाँ गया वो राघव चेतन, है ना। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वो पद्मावती रानी उतनी सुंदर, है ना। कोई ना रहा इस दुनिया में, कोई नहीं रहा, जग रही कहानी, बस सबका कहानी मात्र इस दुनिया में रह गया है। ठीक है, आ जाओ इस पंक्ति को कैसे लिखना है इसको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना क्या है भाई साहब, प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना, है ना, जिसमें कवि कहते हैं कि ओ मन जानी कवि तस्कीना, है ना, ओ मन जानी कवि तस्कीना, जिसमें मैंने इस काव्य की रचना यह जान कर किया है ना, मकू या रहे जगत में चिन्हा, कि मेरे ना रहने के बाद भी संसार में मेरी आखिरी निशानी यह हो, है ना। कहाँ सौ रतन से नवराजा, कहाँ सुआ असबुद्धि उपराजा, कहाँ उलादीन सुल्तानू, कहाँ राघव जय कीनू बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, है ना। अब ना रतन सेन राजा है और ना ही वो रूपवती पद्मावती, ना वो बुद्धिमान सुआ है और ना राघव चेतन या अलादीन सुल्तानू है ना। आज इनमें से कोई नहीं है ना, कोई ना रहा, मतलब आज इनमें से कोई नहीं है, जग रही कहानी, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई, इनकी सारी यश यहाँ पे रह गया, है ना। यहाँ पे बोलते हैं इस दुनिया में कोई नहीं रहता है। मैं इस कविता को लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ कि इस कविता के मेरे मरने के बाद में अब मेरी आखिरी निशानी के रूप में ये कविता रहे, जिससे लोग मुझे याद करें। अब कोई वो रतन सेन राजा, कोई वो पद्मावती की रानी, कोई वो सुआ नहीं रहा जो बहुत बुद्धिमान था, है ना। अब कोई ना रहा इस दुनिया में, बस सबका कहानी रह गया, सबका यश रह गया, सबका एक तरीके से कृति रह गया इस संसार में। ठीक है, तो कहते हैं कभी कोई ना रहा, जग रही कहानी, इस जग में बस कहानी रह जाता है। अगला लाइन यहाँ पे, अगला पंक्ति देखो क्या बोला जा रहा है, धानी सोई जस कीर्ति जासू, फूल मरे पे मरे नवासू, है ना। और पिछली पंक्ति से आप सभी लोग के लिए सीख था, इस संसार में सब लोग मरते हैं लेकिन सबकी बस कहानियां रह जाती है, तो कुछ ऐसी कहानी आपको भी लिखना है। कहने का मतलब अपनी जिंदगी का किरदार कुछ ऐसे निभाना है। ठीक है, अगला पंक्ति आप सभी लोग के लिए भी है ना। धानी सो जयस जस कीर्ति जासू, फूल मरे पे मरे नवासू, है ना। धनी है ना, सोई वह व्यक्ति, जस कीर्ति जासू, जिसका कीर्ति इस दुनिया में अभी भी जागृत है, इस दुनिया में अभी भी उसका कीर्ति है ना। फूल मरे, फूल मुरझा जाता है, पे मरे ना वासु, लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता, उसका वासु जो होता है, उसका सुगंध जो होता है वो नहीं खत्म होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, धनी सोई जस कीर्ति जासु, वह पुरुष धनी है जिसका कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, और यह उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार फूल मरे पे मरे नवासु, जिस प्रकार से पुष्प मुरझा जाते हैं लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग, हम लोग, सब लोग खत्म होंगे एक दिन, लेकिन हम लोग को एक तरीके से पुष्प की तरह बनना है कि फूल अगर मुरझा भी जाए ना तो उसका सुगंध रह जाता है। इसलिए अगर हम लोग इस संसार से चले भी जाएं तो हम लोग का कुछ यश, कुछ कृति इस संसार में रह जाए। हम लोग आए इस दुनिया में किस लिए हैं, है ना, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। चलो ठीक है, हमारे लिए जो बन रहा है ना, वो चीज़ें आप लोग के लिए कर रहे हैं, कुछ मेरा जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग के लिए समर्पित है। ऐसे आप लोग को भी अपना पूरा इस दुनिया में आए हो, है ना, इस संसार में आए तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। फूल मर जाता है लेकिन उसका कीर्ति, उसका एक तरीके से सुगंध रह जाता है। ऐसे इंसान खत्म हो जाता है लेकिन उसका किया गया कर्म, उसके द्वारा किया गया हर एक कीर्ति इस दुनिया में रह जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कवि बोले हैं। आगे देखो क्या बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है और एक तरीके से बोल सकते हैं ये आखिरी पंक्ति है। अगर इसका मतलब आप लोग समझ गए तो भाई जग जीत लिए आप लोग, है ना। आ जाओ, अंतिम पंक्ति का मतलब हम लोग समझते हैं अच्छे से। केई न जगत जस बेचा, है ना, केई न लीना जस मोल, जो यह पढ़ कहानी, हम सुमरे दो बोल, हम सुमरे दो बोल, है ना। केई ना, है ना, मतलब कोई भी ना, जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में, जस बेचा, अपना कीर्ति को बेचा है। कोई भी इस दुनिया में अपना कीर्ति, अपने द्वारा किया गया कर्म, अपनी प्रतिष्ठा को कोई भी लोग नहीं बेचा है। कई ना लीना जस मोल, और कोई इसको खरीद भी नहीं सकता, कोई इसका मोल भी नहीं कर सकता, कोई इसका मोल भी नहीं दे सकता है, कोई इस कीर्ति को बेच भी नहीं सकता और कोई इस कीर्ति को मोल भी नहीं कर सकता, खरीद भी नहीं कर सकता। जो यह पढ़ कहानी, और जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, जो भी इस कविता को पढ़ेगा, हम सुमरे दो बोल, हमें दो शब्दों में याद करेगा, हम सुमरे दो बोल, हमें याद करेगा दो शब्दों में, है ना। तो वही यहाँ पे बोलते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं, है ना, इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है, कई ना जगत जस बेचा, कई न लीने जस मोल, है ना,
और कोई ना इसे जग में खरीदा है ना। कवि कहते हैं कि यह मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, है ना, खून से लिखा हुआ, ये रक्त के लेई से जिसको हमने लिखा है, जो ये पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद करेगा, है ना। तो ये यहाँ पे कवि बोलते हैं। कुल मिला के ये सारे पंक्ति जो है, पहला और दूसरा भाग, यानी एक तरीके से पूरा करवक पाठ आप सभी लोग को हम समझा दिए। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से इस पाठ को समझे होंगे और बहुत मज़ा आया होगा। जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट करके अवश्य आप लोग बताइएगा। आपके कमेंट्स के अनुसार हम पूरे पाठ को लगातार दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ऐसे सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप लोग को सच में ये पसंद आया होगा, सच में अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग नीचे बताना ये पढ़ाने का तरीका जो मेरा था ये किस प्रकार से था, कि आपको एक तरीके से दोहा का मतलब बताए, फिर एग्जाम में उस दोहा का अर्थ कैसे लिखोगे वो भी आपको बतलाए, हर एक शब्द का मतलब आपको बताए। यहाँ पे सारे शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको कितना पसंद आया, आपको पूरा कवि के बारे में आपको हर एक जानकारी दे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं आपको वैल्यू दें, एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं आपको सारा का सारा चैप्टर को अच्छे से समझा दें, और उम्मीद करते हैं कि हम ये समझाने में सफलता हासिल किए होंगे। ये सब आप लोग कमेंट करके ही हमें बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लगातार रोजाना शाम 7 बजे हम लोग क्लास लेते हैं, तो यहाँ पे पधारना है, रोजाना क्लास करना है। चलिए जी, तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।